बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 32 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग का ही हिस्सा है, जो कि हम पहले पढ़ रहे थे। काफ़ी शुरू से हमने जो बेसिक बातें थी, बुनियादी बातें थी, उनको हमने पढ़ा और उसके बाद ऑडिटर की क्या अप्रोच होती है। अल्टीमेटली हमने पहुंचना है कि ऑडिटर अपनी ओपिनियन कैसे देता है। तो ये मराइल तय करने के लिए जो हमारे दरमियान में टॉपिक्स आ रहे थे वो हम कवर करते जा रहे थे। तो लेटेस्ट जो हमारा टॉपिक गुजरा था वो हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल को पढ़ा था, जिसमें हमने परचेज, सेल, कैश और एसेट्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हम उसे आगे मूव करेंगे और हमने वेरिफिकेशन के प्रोसेस में देखना है कि ऑडिटर जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे करता है। तो सब्सटेंटिव टेस्ट और जो इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं। और जब ऑडिटर ये सारी चीज़ें देख लेता है, उसके बाद उसने वेरीफाई करनी होती चीज़ें। किस से वेरीफाई करनी होती हैं? जो उसने फिज़िकल वर्क किया होता है और जो चीज़ें और जो इन्फॉर्मेशन फिनेंशियल स्टेटमेंट में दी हुई होती हैं, तो वो उसने मैच करवानी होती है और उनको देखना होता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रहे हैं या नहीं कर रही। तो जो हमने पहले बातें पढ़ी थी वो ऑडिटर का एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट का लेटर था। उसके बाद प्लानिंग कैसे करता है, वो अपना रिकॉर्ड कैसे करता है और चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर रहा होता है। इसके अलावा हमने देखा कि इवैल्यूएशन का जो इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है उसको इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। इसके बाद हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे है। तो वेरिफिकेशन इनफैक्ट होती क्या है कि जो आपकी रिकॉर्ड में चीज़ दिखाई दे रही है और जो चीज़ आपकी फ़िज़िकली मौजूद है, जो दरमियान में कोई चीज़ें चेंज हैं, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। वो चीज़ जो उसकी चेंजेस का बायस बनती है, वजह बनती है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को ही वेरिफिकेशन कहते हैं। तो ये आज के जो लेक्चर है, थोड़ा सा इसकी 18-20 स्लाइड्स हैं। तो इसको मैं ज़रा जो थ्योरी पढ़ता जाऊंगा, आपने इसकी आपके जो है कंसेप्ट देता जाऊंगा। थ्योरी जो है वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो ऑडिट वेरिफिकेशन टेक्निक क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रोल ऑफ द ऑडिटर इज़ टू जनरेट एविडेंस टू अलाउ ए कंक्लूजन टू बी रीच्ड एज टू वेदर द इंफॉर्मेशन contained in these financial statement and the way the information is presented and disclosed give a true and fair view। तो इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ऑडिटर क्या करता है, वो कंक्लूड करना होता है उसने इस चीज़ को कि ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट की गई हैं, प्रॉपर लिखी गई हैं, ट्रू एंड फेयर हैं, उनकी इवैल्यूएशन ठीक तरीके से की गई है। तो ऑडिटर के पास टेक्निक कौन सी होती हैं जिनसे वो वेरिफिकेशन कर सकता है? इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आप वॉक करते हैं, देखते हैं फिज़िकली चीज़ों को, तो उससे आप इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि ये चीज़, हाँ जी ये चीज़ ऐसे है। फिज़िकली डॉक्यूमेंट्री किसी तरीके से भी आप उन चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं या फिज़िकल जाके एसेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है इंस्पेक्ट करना, मतलब कि उनको बारीक बीनी से, ज़रा ध्यान से देखने के जो अमल है उसको इंस्पेक्शन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन ये होती है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो लोग आपको प्रोसेस बता रहे हैं, जिस कंपनी का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या कह रहे हैं और जो फिज़िकली प्रैक्टिकली काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। इन दोनों को जब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्री जो थ्योरी में आप पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और जो फिज़िकली या प्रैक्टिकली काम क्या हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो इन दोनों की ऑब्जर्वेशन जब आप देखते हैं, पढ़ तो लिया आपने कि ये सिस्टम ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली लोग कर रहे हैं, आया कि वो उसी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आप ऑब्जर्वेशन उस पर ऑब्जर्वेशन से डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो चीज़ें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में कही गई है वो वैसे प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। इसके अलावा इंक्वायरी भी एक मेथड होता है जिससे ऑडिटर जो है वो अपनी वेरिफिकेशन कर सकता है। इंक्वायरी क्या होती है कि जो डॉक्यूमेंट्स में आपकी चीज़ें शो हो रही हैं, जो प्रूफ हैं आपके पास, जो आपके रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, तो जब आप मैनेजमेंट है, मैनेजर है, CEO है, डायरेक्टर है, किसी से इंटरव्यू करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, या किसी एम्प्लॉय जो इंडिविजुअल उस एक स्पेसिफिक टास्क पे काम कर रहा है, तो उससे जब सवाल जवाब करते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें सामने आती हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ और बोल रहे हैं और जबकि प्रैक्टिकली जो लोग काम कर रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इंक्वायरी होती है, इससे भी जो है ऑडिटर एविडेंस हासिल करता है। इसके अलावा कंप्यूटेशन का प्रोसेस होता है कि जो आपकी रिकॉर्ड में चीज़ें शो की गई हैं आप उनको कंप्यूट करें, गिनती करें। फ़र्ज़ किया
आप एक वेयर हाउस की जाके ऑडिट कर रहे होते हैं, तो रिकॉर्ड में कोई एक आइटम की बात करें, लेट्स सपोज रबड़ के टायर की बात करें, तो वो रिकॉर्ड में शो हो रहे हैं कि 500 है। फिजिकली जब आप जाके उसको कंप्यूटेशन करेंगे तो आपको पता चलता है कि 450 है, 485 है, तो जो मिसिंग होंगे वो आपको कंप्यूटेशन से पता चल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन हुई होती हैं उनको भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं, जो एक दो चीज़ें होती हैं या गिनती की चीज़ें होती हैं जो सामने नज़र आ रही होती हैं, उनको तो आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन जो आप ह्यूज ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होती हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस दूसरी उसकी जो राइवल्स होती हैं उनके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि दो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एक में भी एम्प्लॉय की तादाद 100 है, दूसरे में भी 100 है। अब दोनों के पे रोल के एक्सपेंसेस में फ़र्क आ जाता है, एक का आता है 1.5 मिलियन, एक का आता है 1 मिलियन। तो यहाँ पे आपके पास एक बड़ा पॉइंट आ जाता है कि जी 500,000 जो इंक्रीज्ड पे रोल का एक्सपेंस है, इसकी वजह क्या है। तो आप उस पर डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें आप लगा के आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये मामला है क्या। तो ये मुख्तलिफ जो 5 हमने टेक्निक्स पढ़ी, इनसे ऑडिटर क्या करता है, चीज़ों को वेरीफाई करता है। उसका मकसद क्या होता है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई हैं वो देखनी होती है कि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रेजेंट की गई, जैसे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। और दूसरे नंबर पर जो एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की अमाउंट शो की गई है वो प्रैक्टिकली भी ऐसे ही है, उनको प्रॉपर डेप्रिसिएट किया गया, अप्रिसिएट किया गया, या उनकी प्रॉपर एवेल्यूएशन करने के बाद ही उनको रिकॉर्ड किया गया। तो और ये जो अमल होता है इसी को वेरिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद चॉइस ऑफ वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो ये ऑडिटर पे डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, उसका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उस पर डिपेंड करते हुए वो वेरिफिकेशन की टेक्निक लगा सकता है। और इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि ऑडिटर का एक्सपीरियंस कितना है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसड होगा वो हर जगह पे जहाँ पे रिक्वायर्ड जो भी तरीक़ाकार होगा या जो वेरिफिकेशन का बेहतरीन जो मेथड होगा वो अप्लाई करेगा। और जबकि दूसरा जो ऑडिटर है जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसको ज़्यादा तगदो करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है ऑडिटर की चॉइस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे, और जो नेचर ऑफ जो भी एक आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट होता है, जिस मकसद के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं वो भी इस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस क्या होती हैं, कि जो आप ऑडिट कर रहे हैं उस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, किस मकसद के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती हैं जो आपके क्लाइंट जो होता है वो आपकी कंपनी के बारे में जितनी परफॉर्मेंस होती है वो न्यूमेरिकली जो प्रेजेंट करते हैं या जो उसके बारे में बताते हैं उनको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असर्शंस क्या होते हैं कि जब आप अपने माइंड में चीज़ें कुछ सेट कर लेते हैं, प्रज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ इस तरह होगी, ये चीज़ इस तरह होगी। यहाँ पे कहीं पे अगर सेल्स का मामला है तो सेल्स में आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं की गई, या जो प्रॉपर जितनी सेल्स हुई थी उसी पीरियड में वो प्रेजेंट नहीं की गई। तो ये आप कुछ असर्शन करते हैं। असर्शन जब आपके माइंड में आती है तो उस पर आप वर्किंग करने के लिए स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर सेल की आप बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाएँ, सेल देखें, उसमें देखें रिटर्न कितनी हुई थी, वाकई वो इतनी हुई थी कि नहीं हुई थी, सेल भी इतनी हुई थी कि नहीं हुई थी, कहीं ये तो नहीं है कि पिछले पीरियड की कुछ सेल भी इस पीरियड में प्रॉफिट को ज़्यादा शो करने के लिए डाल दी गई हूँ। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होता है, जो एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करते हुए ऑडिटर की अप्रोच होती है, वो एक स्टार्ट से लेके एंड की तरफ भी जा सकता है या एंड से लेके स्टार्ट की तरफ भी जा सकता है। अब स्टार्ट से एंड की तरफ बात करूं तो एक साल शुरू होता है जुलाई से लेके आगे जून तक जाता है। तो जुलाई से लेके जितनी सेल्स ऑर्डर हुए उनको देख सकता है टोटल सेल्स कितनी हुई, उनमें से रिटर्न को भी जो लेजर में मेंटेन है वो भी देख सकता है कि टोटल रिटर्न कितनी। तो टोटल सेल्स को ऐड करता जाएगा और रिटर्न जितनी उसमें से हुई वो लेस करेगा। तो ये जो फिगर है वो एंड के पे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें जितनी सेल माइनस रिटर्न बनी थी उतनी ही होनी चाहिए। तो मतलब सेल्स की तरफ से भी जाया जा सकता है या ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके एंड ऑफ द पीरियड बनती है उससे भी आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो असर्शंस क्या होती हैं और ऑडिटर उनको देख कैसे रहा होता है कि ऑडिटर ने सबसे पहले यही कोई भी ट्रांजैक्शन है उसने देखना होता है कि ये वाकई अकर हुई। अगर पहले पॉइंट पे बात करें तो अकरेंस कि वो वाकई हुई उस साल में जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको शो किया गया। दूसरे नंबर पे वो देखेगा कि कंप्लीट
कि वो जितनी ट्रांजैक्शन जितनी हुई थी सारी की सारी कंप्लीटली उसी में प्रेजेंट की गई हैं। तीसरे नंबर पे वो देखेगा कि जो शो की गई हैं एक्यूरेटली शो की गई हैं, कहीं मैथमेटिकली या अरिथमेटिकल कहीं जो है वो कैलकुलेशन में या कंप्यूटेशन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा कट ऑफ डेट का देखा जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो रिक्वायर्ड पीरियड में ही है, यानी कि जुलाई से लेकर जून जो स्पेसिफिक 2019 है, 20 है, 21 है, 22 है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो प्रॉपर उसी के बारे में उतनी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा क्लासिफिकेशन है, जो ट्रांजैक्शन जिस पे आप बात कर रहे हैं कि वो उसी क्लास में फॉल करती है जहाँ पे उसको शो किया गया, यानी कि एसेट्स के अंडर जितने एसेट्स होंगे वहीं शो होने चाहिए, लाइबिलिटी उसमें नहीं डालनी चाहिए। तो लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए। और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंडर ही होनी चाहिए, और जो करंट होती हैं लाइबिलिटीज़ उनके नीचे करंट लाइबिलिटीज़ ही कवर होनी चाहिए, कहीं मिक्स नहीं होने चाहिए, करंट लॉन्ग में हूँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में हूँ। इसके अलावा जो असर्शन होती है अकाउंट बैलेंसेस के जितने आपके बैलेंस हैं वो मौजूद हैं, यानी कि जितने आपके एसेट्स लाइबिलिटीज़ शो हो रही हैं बैलेंस शीट में वो प्रॉपर हैं, इतनी हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि जो एसेट्स हैं उन पे कंपनी का राइट भी है, यूज़ भी कर रही है, कहीं ये तो नहीं है कि कहीं और पड़े हैं। इसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ शो की गई हैं ये भी देखा जाएगा कि वो वाकई कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, कहीं ये तो नहीं कि मैनेजर ने अपने लिए कुछ चीज़ें बाय की और उनको कंपनी के खाते में डाल के इसकी ऑब्लिगेशन काउंट कर दिया, ऐसे तो नहीं है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर देखा जाएगा कि कंप्लीटनेस, ऑल एसेट लाइबिलिटीज जितनी भी हैं, इंटरेस्ट वगैरह जो शो किया जाए वो भी देखा जाएगा कि वो कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट है, कहीं उसकी इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन नहीं है, जितना वो बनता है उतना ही शो किया गया। इसके अलावा चौथे नंबर पर वैल्यूएशन एलोकेशन, अगर जो एक्सपेंसेस हैं एलोकेट किए गए उनको भी देखा जाएगा। वैल्यूएशन जो है तरीकाकार, अगर आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं, एसेट की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि जितने एसेट्स की वैल्यू आपने शो की है प्रॉपर उसी तरीके से उतनी बनती है। आप हिस्टोरिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती थी उसमें से माइनस करने के बाद आपने टोटल ठीक ठीक वैल्यू लिखी है या कि नहीं लिखी, तो ये सारी की सारी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन के मेथड में चीज़ देखी जाएगी। इससे फिर आगे बात आती है असर्शन अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के, जो आपकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इक्विटी चेंजेस और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी थी या नोट्स वगैरह बने थे वो प्रॉपर आपने उसी तरीके से प्रेजेंट किए हैं जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, उसी तरीके से ये किया गया या नहीं किया गया। तो उसमें भी ये चारों पांचों जो पॉइंट्स हैं कि वो अकर हुआ है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं, क्लास जिसकी वो बनती है और वो उसी में शो गई है और उसको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी हेड में लिखा गया जहाँ पे यूज़र इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा एक्यूरेसी और वैल्यूएशन में जो मेथड अप्लाई किया गया वो भी प्रॉपर अप्लाई किया गया या नहीं किया गया। तो इसके अलावा हम अगर उसकी असर्शन का लेवल देखें कि अगर एसेट्स ये असर्शन है और उसका टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लीटनेस हम देखना चाहते हैं तो देखेंगे कि एसेट शोन इंक्लूड ऑल राइट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज के, जो आपने एसेट शो किया है वो उस पर कंपनी का पूरा अपना राइट है, कंप्लीटली राइट है या नहीं है। इसके अलावा अकरेंस की बात करें तो ट्रांजैक्शन कोई देखी जाए कि वो उसी पीरियड में वाकई हुई है या नहीं हुई। वैल्यूएशन की बात करें तो जो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है या एसेट की वैल्यू शो की गई है, अगर वैल्यूएशन उसकी इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो किया जाए तो उतनी ही बनती है या कि नहीं बनती। इसके अलावा एग्जिस्टेंस की बात करें तो जो एसेट और लाइबिलिटीज़ शो किए गए हैं वो वाकई मौजूद हैं या नहीं है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करें तो जितनी एसेट बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बनी है वो प्रॉपर एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कहता है उसी तरीके से बनाई गई है या नहीं की। इसके अलावा जो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कंटेंट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखा जाता है, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न आपको याद होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है। प्राइमरी स्टेटमेंट में क्या आती हैं, द प्राइमरी स्टेटमेंट कवर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और द नोट्स टू दी अकाउंट्स। बैलेंस शीट में बात करें तो एसेट और लाइबिलिटीज़ किसी भी पोजीशन पे कंपनी के बारे में क्या पोजीशन में चल रही है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट ये होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है वो आपको बताती है कि इनकम आपने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया या नेट लॉस आपको एक पीरियड में कितना हुआ। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये जो ऑनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसके बारे में बताती है कि इस कंपनी में किसने कितना इन्वेस्ट किया, उसको कितना डिविडेंड मिला, उसका रिटेन अर्निंग में कितना राइट है और उसकी ड्रैंक्स वगैरह कितनी और उसकी करंट एंड ऑफ द पीरियड पे इक्विटी क्या शो कर रही है। इसके अलावा कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में वो सिर्फ पूरे साल में जितनी कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुई होती है, नॉन कैश उसमें माइनस कर दी जाती है, सिर्फ कैश की बात की जाती है कि कंपनी के अंदर कितना कैश आया कितना कैश गया, वो सारे का सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कवर किया जाता है। द नोट्स टू द अकाउंट्स, इसमें ये चीज़ें कवर की जाती हैं जो ऊपर बातें हमने की होती हैं। बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपने कुछ तफसील बतानी होती है, यानी कि वो न्यूमेरिकली आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और जो यूज़र ऑफ द
भी फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसकी तशरीह के लिए आपने कुछ नोट्स ऐड करने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, द नोट्स टू दी अकाउंट। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की रिक्वायरमेंट है और इसको फॉलो करना लाजमी होता है। अगर आप ये नहीं करते तो इट्स मीन कि आपने प्रॉपर फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट नहीं किया। इसके अलावा जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होनी, डायरेक्टर जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी इसका हिस्सा बनती है। इसके अलावा ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो भी इसका एक हिस्सा बनती है, तो इसको भी प्रॉपर आपने शो करना था। द मेन प्रिंसिपल अंडरलाइंग द प्रिपरेशन, तो ये सारा का सारा इसका मैकेनिज्म कवर करेगा। थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात शुरू होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। इनकी दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लाजमी याद करें, एक दफ़ा पढ़ देते हैं। एसेट्स आर राइट्स or other access to the future economic benefits controlled by an entity as a result of the past transaction or events, यानी कि पास में आपने कोई इवेंट हुआ था, कोई ट्रांजैक्शन आपने की थी, उससे आपने कोई चीज़ बाय की थी, उसको आपने कंपनी में इंस्टॉल किया था। इसका मकसद क्या था कि कंपनी की इस पे एक्सेस हो और ये फ्यूचर में मजीद इकोनॉमिक बेनिफिट इससे हासिल किए जाएंगे, तो ऐसी चीज़ को एसेट कहते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, और ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, के पिछले पीरियड में कोई आपने ट्रांजैक्शन ऐसी की थी जिससे आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी और इसके बदले में आपने अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ट्रांसफ़र कर देना है, फोरगो कर देना है, क्योंकि आपने पिछली कोई एप्लीकेशन देनी है। इसके अलावा ऑनर इक्विटी की बात करें तो ये एक जो इसका फार्मूला देखें तो ये कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल का मतलब इक्विटी होता है, इज इक्वल टू एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करें तो ये आपके पास ऑनर्स इक्विटी आ जाती है। ऑनर्स इक्विटी मतलब कि जितने उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उन लोगों ने कितना उसमें इन्वेस्ट किया हुआ। गेन्स एंड लॉसेस की बात करें तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बात होती है। इसके अलावा रिकग्निशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के हमने किस चीज़ को फिनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना है, यानी कि जिस चीज़ को पे कंपनी ने बाय किया है उस पर राइट है, उसका कंट्रोल है, फिजिकली मौजूद है, उसको लिखना चाहिए। जब आपकी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, वैसे डिप्लीट हो जाती है, उसको आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो किसी तरीके से भी उसको डी रिकग्नाइज कहते हैं। तो ये हमने देखना होता है रिकग्निशन और डी रिकग्निशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का मेथड भी। इसके अलावा हमने देखना होता है कि जो आपने टेस्ट, ऑडिट टेस्ट लगाने होते हैं, जो प्रोसीजर आपने लगाने होते हैं, उनकी टाइमिंग क्या होती है। मतलब जो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके बैड डेट्स वगैरह के जितनी डाटा है वो आप देख सकते हैं पीरियड के दौरान में। लेकिन जो सब्सटेंटिव टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो आपके एंड पे साल का जब फिनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बन जाती है, ख़त्म हो जाती है, पीरियड ख़त्म हो जाता है, तब आपकी जो बनती है उसी के जब आपके पास फाइनल फिगर्स होंगे तभी आप उनको देख सकते हैं। तो ये टाइमिंग होती है। कुछ ऐसी भी हो सकता है कि कंपनी के पास किया जब क्लोज होता है एक पीरियड, दिसंबर में अगर क्लोज होता है तो जनवरी में उन्होंने फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी होती है, तो टाइम पीरियड थोड़ा होता है। तो उसके लिए क्या है, कंपनी की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ऑडिटर क्या होते हैं, इंटरम एडिट कर लेते हैं और उसमें जितनी एक 8-9 महीनों का कर लेते हैं। जब साल ख़त्म होता है तो 3-4 बाकी महीने जो बचते हैं उनकी भी ट्रांजैक्शन की वो वेरिफिकेशन या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर लेते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये होते हैं कि इन डिटेल हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं। जैसे मैंने सेल की अभी लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि हम शुरू से देखते हैं कि सेल्स टोटल में कितनी हुई, किस किस को हुई, उसमें रिटर्न कितनी हुई, कितनी हमने डिस्काउंट दिया, अल्टीमेटली आपने किस फिगर पे पहुंचे, आपने उसको कैसे शो किया है, डिस्क्लोज प्रॉपर किया है, प्रेजेंट प्रॉपर किया है फिनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसको सारी जो चेकिंग का तरीकाकार होगा उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहेंगे। तो नेचर ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ होती है कि अगर 1-2 ट्रांजैक्शन है आप उन पे डिटेल टेस्ट लगा लें। अगर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो उन पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, तभी आप उनको जो है सब्सटेंटिव टेस्ट की मद में आप देख सकते हैं। इसके अलावा टाइमिंग ऑफ सब्सटेंटिव, जैसे मैंने आपको पहले बात कर दी कि ईयर एंड पे हो सकता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर और ऑलवेज रिलायबल की, यानी कि जो आपके साल के एंड पे आप टेस्ट लगाते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं बजाय इसके कि दरमियान में हो। एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये डिपेंड करता है कि कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब ऑडिटर अप्लाई करता है तो उसको पता चल जाता है कि इसका मैकेनिज्म कैसा है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो इट्स मीन के मटीरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी एक एक्सटेंसिव बेस पे लगाने पड़ते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल फिट काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि ऑडिटर को काम कम करना पड़ेगा और सैंपल वगैरह लेके वो अपना काम कर लेता है। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।